हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। माई सेल्फ करण लोहार। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है आपका CUET। अब ये CUET क्या है, किस तरीके से इसका एग्ज़ाम होगा, कौन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा है, क्या इसकी प्रोसेस है, आज उसके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले जनरल सी अगर अपन बात करें कि CUET होता क्या है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी चीज़ें निकल करके आती है अपने दिमाग में कि ये CUET नाम की नई बला जो है मार्केट के अंदर क्या आई है। तो सबसे पहले मैं आपके दिमाग में एकदम क्लियर कर दूं कि अब अगर आप देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या देश के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंस्टीट्यूशंस कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके 12th के मार्क्स के हिसाब से उनमें एडमिशन नहीं होने वाला है। आपको CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। CUET का एग्ज़ाम जो है आप क्लियर करने के बाद में ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या फिर देश के जो भी बड़े बड़े नाम हैं उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो आज हम उस CUET के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कब से स्टार्ट हो रखा है, कैसे आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे आपकी सिटीज़ जो हैं उसमें आप सेलेक्ट करोगे, एडमिट कार्ड की क्या प्रोसेसिंग है, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उसके बारे में आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो CUET का ये पूरा वीडियो जो है ये आपके लिए स्पेसिफाइड करके तैयार किया गया है, जिसके अंदर हर एक चीज़ें डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, जिससे आपके CUET से रिलेटेड जो भी सारे डाउट्स हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी CUET को लेकर के। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में निकल करके ये आती है कि ये CUET जो है ये क्या है। तो CUET का पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो CUET का पूरा नाम होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब एक चीज मैं आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर कर दूं कि जब मैं बोल रहा हूं CUET तो CUET से मेरा मतलब CUET UG अंडर ग्रेजुएट से मतलब है, CUET PG से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको CUET UG के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आज देने वाला हूं। तो सबसे पहले आप पहली स्लाइड में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि इज बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर एडमिशन इनटू द ऑल UG कोर्सेज, ऑल UG प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर एकेडमिक सेशन 2023 एंड 24 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये एक चीज आप दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि सेंट्रल लेवल पे होने वाला पेपर है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो कंडक्ट करवा रहा है, और किस संस्था के थ्रू, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये करवाया जा रहा है, तो वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट जेई वगैरह के या नीट जेई वगैरह के या फिर आपके UGC नेट वगैरह के सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद में आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, अब हमारे दिमाग में ये चीज निकल करके आती है कि हम अगर CUET में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारे पास में क्या कोर्सेज, हमें क्या कोर्स करा हुआ होना चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है अगर हम CUET के एग्जाम में फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो CUET के लिए अगर आप किसी भी UG कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अप्लाई करने के लिए आपका 10+2 होना चाहिए, मतलब आपका 12th होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर आप PG के लिए किसी भी तरीके का फॉर्म फिलिंग उसमें करना चाहते हो तो आपका पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका क्या होना चाहिए, आपकी बैचलर्स डिग्री, जिसको अपन अंडर ग्रेजुएट डिग्री जिसको कह रहे हैं, वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो इससे अपने को इतना समझ में आ गया कि अगर CUET UG का फॉर्म अगर हम फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा क्या है कि हम UG के फॉर्म फिलिंग के लिए हमारा 10+2 जिसको हम 12th कह रहे हैं, तो 12th हमारा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। वो आपका CBSE हो सकता है, आपके स्टेट बोर्ड्स वगैरह हैं वो भी कोई भी हो सकते हैं। और अगर आप PG में एनरोल करना चाहते हो तो PG में एनरोल या एलिजिबिलिटी जो उसकी है वो है कि आपकी बैचलर्स डिग्री जो है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज निकल करके आती है वो है कि कौन से कोर्सेज के लिए किस यूनिवर्सिटी में मैं जा सकता हूं। मतलब मेरे दिमाग में, हर एक बच्चे के दिमाग में सबसे पहली चीज निकल करके आती है कि सर हम कौन सी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। वैसे अगर अपन नाम गिनाने लगे तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 70-80 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा दिमाग में बच्चों के एकदम चीज जो रहती है वो रहती है कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, हमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाना है, हमें JNU में एडमिशन लेना है, हमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपका यहीं हो सकती है। तो वो जो भी एम आपका है,
जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर आप डायरेक्टली इस टेस्ट के थ्रू जा सकते हो। मैंने लिस्ट यहाँ पे आपके सामने लगा रखी है। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप 1 सेकंड के लिए पॉज करके ये सारा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और ऑलमोस्ट आपको सारी वो यूनिवर्सिटीज दिख जाएगी, वो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दिख जाएगी जो आपका सपना होता है, और वो सपना अब हम CUET के थ्रू अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप अच्छे से जरूर से ध्यान में रखिए। CUET के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है जिनके अंदर अपन एनरोल करवा सकते हैं। उसके बाद में हमारी चीज जो डाउट निकल करके आता है कि हमारा पेपर जो है, हमारा एग्जामिनेशन जो है वो कौन से मोड में होने वाला है, मतलब हम पेपर किस तरीके से देके आने वाले हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से में ध्यान रखनी है कि आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको कोई भी कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंप्यूटर बेस्ड ही पेपर देना है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अलॉट किया जाएगा और वहां पे आपको अपना खुद का सिस्टम अलग से मिलेगा और वहां पे आपका पेपर पूरा आएगा। मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका निकल करके ये आता है कि किसी भी तरीके की धांधली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम जो है वो सारा डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसा है कि उसमें धांधली है, उसमें किसी भी तरीके का हम क्या नहीं कर सकते, हम किसी भी तरीके की उसमें चीजें ऊपर से नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम सारा इस तरीके से मैनेज होता है। तो ये सारा आपका पेपर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे सामने निकल करके आता है कि हमारा पेपर जो है वो कौन कौन सी लैंग्वेज में होने वाला है। अगर एक बच्चा जो है किसी असम साइड से बिलोंग करता है या पंजाब साइड से बिलोंग करता है, तो उसके दिमाग में सवाल ये आता है कि सर मुझे तो हिंदी या मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, तो मैं ये पेपर जो है कौन सी लैंग्वेज में दूंगा। तो उसको इस बात की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। NTA ने इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन निकाला है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट जो है इनमें से किसी भी लैंग्वेज से, मेरा मतलब है टोटली 13 आपकी लैंग्वेज है जिनके अंदर कोई भी बच्चा जो है वो आपका फॉर्म जो है भर सकता है, आपका टेस्ट दे सकता है, ड्रॉइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, जहां पे आप ये कर सकते हो कि CUET UG 2023 का जो फॉर्म है आप इंग्लिश में, हिंदी में, असमीज, बंगालीज, गुजरातीज, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, ओडिया, मराठी, मतलब कुल मिलाकर के 13 भाषाएं हैं जिनके अंदर आप भर सकते हो। मतलब अगर आपकी लोकल लैंग्वेज भी आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस में रही है तो आपको 1% ही डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि NTA आपको ऑफिशियली चॉइस दे रहा है कि इन 13 लैंग्वेज में से कोई सी भी एक लैंग्वेज जो है वो चूज करके आप अपना CUET का पेपर जो है वो दे सकते हो। उसके बाद में आपके सामने निकल करके आता है कि हमारा पेपर जो है वो होगा कैसे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टार्टिंग में अपने को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। कि अगर मेरे पास में 12th क्लास के अंदर मान लो मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूं या मैं आर्ट्स से बिलोंग कर सकता हूं, तो मेरे पास में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अब अगर मैं उन सब्जेक्ट्स को चेंज करके किसी दूसरे सब्जेक्ट में या किसी दूसरे कोर्सेज में जाना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं 12th क्लास में कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, तो मेरे पास में अकाउंट्स है, मेरे पास में बिजनेस है, मेरे पास में इकोनॉमिक्स है, और अब मैं दूसरा कोर्स करना चाहता हूं, BA का करना चाहता हूं या कोई भी अदर कोर्स जो है मेरे दिमाग में आ रहा है वो करना चाहता हूं। अब सबसे पहली चीज तो ये निकलती है कि जिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करना चाहते हो, वो यूनिवर्सिटी आपको क्या कह रही है। यूनिवर्सिटी कहने का मतलब ये है कि वो यूनिवर्सिटी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कोर्स के लिए आपके सामने क्या डिमांड रख रही है। अब वो डिमांड पूरी करने के लिए आपको कितने तो उसमें टेस्ट देने पड़ेंगे, और उन टेस्ट का सीक्वेंस क्या होगा, कैसे हम सिलेक्शन उन टेस्ट का करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक स्टार जो इसमें लगेगा, वो स्टार ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पे आपके जो 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो ही होने जरूरी हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो सारी यूनिवर्सिटीज में आपके पास में जो 12th में सब्जेक्ट हैं वो आगे होने कोई कंपलसरी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको अपन शॉर्ट में कहते हैं, उसमें आपकी एक स्पेशल कंडीशन है कि जो 12th के आपके सब्जेक्ट हैं वो ही आपके UG वाले फॉर्म में भरे हुए होने चाहिए, और अगर वो नहीं होते हैं तो आपका फॉर्म जो है वहां पे एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। अब दिमाग में ये चीज निकलती है कि हम कितने तो टेस्ट दे सकते हैं, और वो जो टेस्ट हम देंगे उनका स्कीम, उनका प्रोसीजर, उनका क्या सिस्टम है। तो मैं ये चीजें आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दूं कि टोटल कुल मिलाकर के आपके 3 पार्ट्स में आपके टेस्ट बनते होते हैं, जिसको सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 कहते हैं। तो ये आपके सामने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सेक्शन फर्स्ट के 2 पार्ट्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। सेक्शन 1 को A और B करके 2 टुकड़ों में बांटा है। A के अंदर टोटल 13 लैंग्वेज रखी है और B के अंदर टोटल 20 लैंग्वेज रखी है। मतलब A सेक्शन जो है इसके अंदर 13 भाषाएं आप जो है वो ले सकते हो, और B के अंदर आप जो है वो 20 लैंग्वेज चूज कर सकते हो।
कितने क्वेश्चंस आएंगे, हमें कितने करने पड़ेंगे, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, मतलब 10 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे छोड़ने होते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर रखनी है कि आपके टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको सारे अटेंड नहीं करने हैं, आपको 40 क्वेश्चंस ही अटेंड करने हैं। उसके बाद में सेक्शन 2 आपका जो आता है वो आता है डोमेन को लेकर के। डोमेन मतलब आपका स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट जो आपके 12th क्लास में आपने पढ़ा हो, या फिर वो सब्जेक्ट जिसके अंदर आप टेस्ट देने वाले हो। तो डोमेन के अंदर टोटल 27 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। डोमेन स्पेसिफिक आपके टोटल कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं? 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होने वाले हैं, जिसमें से पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जिसमें ये रहेगा, उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं। पिछली बार का अगर आपने सीयूईटी का नोटिफिकेशन देखा हो, उसके बारे में पता हो अगर आपको, तो उसमें इन्होंने फिक्स क्राइटेरिया रखा था कि 50 आउट ऑफ 40 ये वाला सिस्टम है। लेकिन अब की बार इन्होंने 2 ऑप्शंस रखे हैं कि अगर आपके 45 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 35 अटेंड करना है, और अगर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको 40 अटेंड करने हैं। ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अब दिमाग में ये चीज निकल करके आती है कि इनमें से आएगा कौन सा, तो ये वाली चीज एनटी आपको ऑफिशियली नोटिफाइड करके या पब्लिक नोटिस के थ्रू सारी चीजें एग्जाम से पहले आपको सारी इन्फॉर्म कर दी जाएगी। हमारे दिमाग में हमें ये चीजें अच्छे से रखनी है कि हमें जो भी पेपर आए उसमें से 10 क्वेश्चन कम अटेंड करने हैं। 45 आए तो हमें 35 अटेंड करने हैं, 50 आए तो हमें 40 अटेंड करने हैं। तीसरा आपका सेक्शन निकल करके आता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर क्या चीज है? जनरल टेस्ट के अंदर आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। उन 60 क्वेश्चंस में से आपको 50 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। पहले ये क्राइटेरिया अलग था। अगर मैं बोल रहा हूं पहले क्राइटेरिया अलग था, इसका मतलब है कि पिछली बार जब सीयूईटी का पेपर हुआ था उसमें आपके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो अलग थे। अब की बार आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो चेंज कर दिए गए। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसको अगर मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको एकदम क्लियरली बताऊं तो कुल मिलाकर के आपका पेपर जो है वो 3 टुकड़ों में बंटा हुआ है। 3 टुकड़ों में सबसे पहला फर्स्ट, जिसके 2 टुकड़े कर दिए इन्होंने, ए और बी, जिसमें से 13 और 20 लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज वाला पोर्शन है, ठीक है। दूसरा जो आपका टुकड़ा है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक है, जिसके अंदर टोटल 27 आपके सब्जेक्ट्स है, ठीक है। तीसरा आपका पोर्शन आता है जिसको अपन कहते हैं जनरल टेस्ट। ये आपका जनरल टेस्ट का पोर्शन है। इस जनरल टेस्ट के अंदर क्या सिलेबस है, क्या चीजें हैं, वो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हो जाती है कि टोटल हम जो सब्जेक्ट्स चूज करेंगे उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया कैसे रखा है। उन्होंने 3 सेक्शन बांटे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट के 2 टुकड़े करें, दोनों लैंग्वेज से रिलेटेड है, सेकंड आपका डोमेन है, और थर्ड जो आपका वो जनरल टेस्ट है। अब इनके सिलेबस और रिलेटेड अपन चीजें डिस्कस करते हैं। अब देखो, टोटल जो मैंने आपको बताया अभी कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट की लिस्ट क्या क्या है। जैसे अपन ने फर्स्ट में भी डिस्कस करा था कि फर्स्ट के अंदर आपके 2 टुकड़े हैं, जिसमें से ए और बी करके उन्होंने बांटा है, और दोनों के दोनों लैंग्वेज है। तो वो 13 लैंग्वेज जो है वो कौन कौन सी होने वाली है, ये सारी 13 लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट ए के अंदर आपको दिखा रखी है कि ये 13 लैंग्वेज आपकी होने वाली है। तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और सारी लैंग्वेज जो है, सारी चीजें जो है आपको सामने क्लियर पड़ी है यहाँ पे। उसके अलावा बाद में बात निकल करके आती है कि जो सेक्शन एक फर्स्ट का बी पार्ट है उसके अंदर जो 20 लैंग्वेज है वो कौन कौन सी होने वाली है, वो सारी आपके सामने यहाँ पे पड़ी है। अरेबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी वगैरह जो कुछ भी है, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह, वो सारी इसके अंदर है। तो ये आपका सेक्शन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेक्शन सेकंड आता है जिसको अपन डोमेन बोलते हैं। डोमेन के अंदर मैंने आपको बताए थे टोटल 27 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये 27 सब्जेक्ट की लिस्ट आपके सामने पड़ी है, जिसके अंदर अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, सारे सब्जेक्ट, मतलब कुल मिलाकर के हम हमारी नॉर्मल सी भाषा में कहें तो हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, हमारे कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, और हमारे साइंस के सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम आपके सारे सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ये कोड नंबर वगैरह जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे उस टाइम आपको रिक्वायर रहते हैं। उसके अलावा सबसे लास्ट में इन्होंने डाला है जनरल टेस्ट। तो 3 सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट के अंदर ए पार्ट हमारा 13 लैंग्वेज का है, फर्स्ट के अंदर बी पार्ट हमारा 20 लैंग्वेज का है, सेकंड के अंदर जो हमारा पार्ट है 27 डोमेन स्पेसिफिक का है, और उसके बाद में हमारा थर्ड पार्ट जो है वो जनरल टेस्ट का है। आई होप यहां तक आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में बात आती है कि जो हम जनरल टेस्ट वगैरह बात कर रहे हैं, हम जो भी जनरल टेस्ट वगैरह के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वो जनरल टेस्ट के अंदर हमारा सिलेबस जो है वो क्या होने वाला है, किन किन चीजों को हमें पढ़ना है। तो ये चीज आपको स्पेसिफाइड अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि जनरल टेस्ट जिसको मैं कह रहा हूं, तो ये जनरल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और ये जनरल टेस्ट हमारे कितना काम का है, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि 12th तक बच्चा जो भी अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो अपने सब्जेक्ट पे उसकी कमांड होती है, एनसीईआरटी वगैरह उन्होंने अच्छे से करी हुई होती है, और अच्छे से भी नहीं तो कुछ तो उनको जरूर उसके बारे में पता होता है। लेकिन जनरल टेस्ट आपके एकदम टोटली नई चीज होने वाली है जो सीयूईटी के पेपर में आपको देखने को मिलेगी।
तो इनके ऊपर आपको थोड़ी सी ज्यादा अच्छे से स्पेसिफाइड करके टाइम देना होता है। और अचीवर्स एकेडमी जो है वो आपका जनरल टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह जो है इनके लिए स्पेसिफाइड बेस लगा रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जनरल टेस्ट पे अच्छे से टाइम देना जरूरी होता है, क्योंकि जनरल टेस्ट नॉर्मली प्रिपेयर नहीं होता और उसके अंदर सब्जेक्ट जो ऐसे डाले गए हैं वो सारे के सारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि मैं जनरल टेस्ट को इतना ज्यादा आगे क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के बिहाफ पे आपका एडमिशन ले रही है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, किसी पर्टिकुलर कोर्स में बीबी वगैरह से रिलेटेड किसी कोर्स में सिर्फ जनरल टेस्ट से एडमिशन ले रही है। तो आपको ये चीज तो अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हमें जो अलग है, जो हमने आज तक नहीं पढ़ा है, उस पे अपने को ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत होती है। तो अचीवर्स में आपको सारे जो बैच लगाए जाएंगे उसके अंदर सारी चीजें जनरल टेस्ट से रिगार्डिंग सारी चीजें कंप्लीटली करवाई जाएगी। उसमें अब आप देखिए कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है कि हमारी 60 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हमने 50 क्वेश्चंस जो है वो अटेंड करने। उन 60 क्वेश्चंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस या किस तरीके के टॉपिक से आएंगे। तो सबसे पहला आपके सामने जनरल नॉलेज जीके के क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा करंट अफेयर्स, आसपास की जो भी घटनाएं हैं, जो कुछ भी इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह में जो भी चीजें आती है, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो भी हैं। उसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग जो पूछी जाएगी इसमें सिंपल वगैरह सारा इन्होंने साफ लिखा है। और मैथमेटिकल पोर्शन के लिए भी इन्होंने साफ लिखा है कि क्वांटिटेटिव, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है, मतलब कुल मिलाकर के आपकी 8th तक के जो मैथ्स के क्वेश्चन है ना वही पूछे जाने हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग ये भी बेसिक्स ही रहेगा, इसमें भी कोई एडवांस लेवल सिस्टम नहीं रहता है। तो ये जो टोटल 60 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, इसमें से सबसे ज्यादा जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हमारा जीके पूछा जाएगा। उसके अलावा हमें करंट अफेयर्स पे काम करना है, उसके अलावा रीजनिंग पे हमें काम करना है। तो ये चीजें आपको अलग से प्रिपेयर करनी पड़ती है, इसके लिए आपको स्पेसिफाइड टाइम देना पड़ता है और ये चीजें टाइम देने के बाद में ही आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्लासेस वगैरह की नीड रहती है। तो हमारे यहाँ पे इसकी सारी स्पेसिफाइड क्लासेस लगेगी, जिसके अंदर आपको स्पेसिफाइड जो फैकल्टीज हैं वो सारी चीजें अच्छे से एकदम क्लियर करके समझाएंगे। इस पे आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट की कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। हमने ये चीजें तो सारी देख ली कि ये पेपर एनटीए करवा रहा है, इसके अंदर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड सेक्शन में से इतने इतने सब्जेक्ट जो है हम चूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देख लिया कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस वगैरह के क्राइटेरिया जो है वो क्या रह रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि आपके क्वेश्चन जो हैं, जब मैं 50 बोल रहा हूँ, 60 बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, वो किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके क्वेश्चंस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपके कुल मिलाकर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, इनमें से आपको क्वेश्चन अटेंड करने। यहाँ पे आपके क्वेश्चन सही करने के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और क्वेश्चन गलत करने के, आपका क्वेश्चन गलत होने के 1 नंबर जो है वो आपका कटेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो रहती है। तो पैटर्न हमारे क्वेश्चन पेपर का कैसा होने वाला है, हमारे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होने वाला है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सही अगर आप अटेंड करोगे तो आपको 5 नंबर वहां पे मिलेंगे और क्वेश्चन अगर आप गलत अटेंड करोगे तो आपका 1 नंबर वहां पे कट जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आप नेक्स्ट चीज देखो कि आपके कुछ एक सैंपल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करा गया है। यहाँ पे मेनली जो डिस्कशन मैं करना चाहता हूँ वो ये कि जनरल टेस्ट जो है उसमें सैंपल क्वेश्चंस क्यों रखे हैं मैंने आगे, क्योंकि हमें इनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। क्योंकि अगर आपने 12th क्लास में आपके पास में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं तो वो चीजें आपको पता रहती है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से वापस अच्छा सा रिवीजन करने की जरूरत होती है, क्योंकि रिसेंटली अभी आपके बोर्ड जो है वो रनिंग में है, आपके बोर्ड चल रहे हैं, तो आप उन अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छे से काम कर रहे हो। उसके लिए आपको अदर्स एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, एक बढ़िया रिवीजन करने की जरूरत होती है। हमें जो काम करने की जरूरत है वो सबसे ज्यादा जरूरत है जनरल टेस्ट के ऊपर। तो जनरल टेस्ट के सिलेबस वगैरह के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। उसके बाद में मैं कुछ एक क्वेश्चन से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सीयूईटी के पेपर में पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पिछली बार के सीयूईटी वाले बैच से लिए गए। मतलब कुल मिलाकर के पिछली बार जो पेपर हुआ था इसको आप कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, या ये सैंपल क्वेश्चंस आपको ये बताना चाहते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस या किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जीके से रिलेटेड पूछा गया है कि बुक का नाम क्या है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। बुक का नाम क्या है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया इज ऑथर्ड बाय, किनके थ्रू किनके द्वारा ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया बुक जो है वो लिखी गई है। इसमें से सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए सतविंदर दास, ऑप्शन नंबर बी सुब्रमण्यम स्वामी, ऑप्शन नंबर सी वी आर कृष्ण अय्यर और ऑप्शन नंबर डी करेल वसक।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर है। सुब्रमण्यम स्वामी, इनके थ्रू ये जो बुक है वो लिखी गई है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। तो ये एक तरीके का ऐसा है जहां पे आपको जीके से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स हैं जो आपको सिस्टमेटिक तरीके से याद रखने होते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ती है। मेनली स्ट्रेटेजी आपकी ये हो सकती है यहाँ पे कि जो भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप उनको अच्छे से एकदम देख लें और उसके बाद में उसी तरीके की तैयारी आप वापस करें जिसमें आपको वन लीनियर के ऊपर काम करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो जनरल टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करे जा रहे हैं उससे आपको ये बताना चाहता हूं मैं एग्जैक्टली कि किस तरीके के जनरल टेस्ट के क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे पूछे गए। उसके बाद में देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया गया है, जिसमें देखिए द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर्स एंड हिज सन इज 45 ईयर्स। मतलब फादर की और सन की एज का सम जो है कितना बताया गया, 45 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वाज 34। ठीक है, हमें निकालनी है फादर की एज। ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है 40, ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है 45, ऑप्शन नंबर सी आपका कह रहा है 39 और ऑप्शन नंबर डी आपका कह रहा है 38। तो मैथ्स के क्वेश्चन के लिए आपकी मैथ्स जो है वो थोड़ी अच्छी होनी जरूरी है। अब ये मैंने मैथ्स का क्वेश्चन प्रेफरेंस में क्यों रखा है, क्योंकि मेनली दिक्कत कहाँ आती है कि साइंस वाले बच्चे जो हैं इस तरीके के क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी दिक्कत उनको नहीं आती। आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं ये थोड़े से यहाँ पे लेक कर जाते हैं। तो ये जनरल टेस्ट जो आपका है ये इस तरीके का एक मिक्सचर रखा गया है कि आपको सारा कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपको मैथ्स भी करनी पड़ेगी, आपको जीके भी करनी पड़ेगी, आपको रीजनिंग भी करनी पड़ेगी। तो उस तरीके से ये चीजें रखी गई है। तो मैंने क्वेश्चंस भी उस तरीके के रखे। तो देखिए एज का जो प्लस बताया गया है वो फादर और सन का। तो मान लो कि अपन फादर की एज को मान लो अपन x ईयर्स मानते हैं और सन की एज को अपन y ईयर्स मानते हैं। तो दोनों का समेशन अपना कितना बताया, 45 ईयर्स। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई कि x प्लस वाई जो है वो कितना बन रहा है, 45। ठीक है, 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले फादर की एज भी 5 साल कम और 5 साल पहले सन की एज में भी क्या करना है, 5 साल कम। और इनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन, और वो कितना है, 34। ठीक है, अब बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो अपने को सबको पता है कि मल्टीप्लाई होता है। तो अपन इसको पूरी इक्वेशन को फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू वाई अपन ने करा तो ये xy हो गया, x को 5 से करा तो ये 5x हो गया, 5 को y से करा तो 5y हो गया ये, और 5 को वापस 5 से करा तो ये प्लस का 25 हो गया क्योंकि दोनों नेगेटिव है। और इज इक्वल टू में आपका क्या चल रहा है, 34। अब ये देखिए 25 इधर क्या है, प्लस का, उधर जाकर के ये माइनस हो जाएगा और इन दोनों में मैंने 5 ले लेना है कॉमन। तो ये बचेगा आपका x प्लस वाई, और ये 25 34 में से माइनस होगा तो ये बचेगा 9। x प्लस वाई आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर दे रखा है कि कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 45। तो हम उसको डायरेक्टली पुट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा ये, तो ये हमारा बन जाएगा xy इज इक्वल टू -5 और ये हमारा 45 और इधर आपकी वैल्यू बन गई 9। xy माइनस, अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 to 5 आएगा ये, और ये हो गया आपका 9। अब इस इक्वेशन को अगर मैं साइड चेंज करके सॉल्व करना चाहूं तो x विल बी 45 माइनस वाई में चाहूं तो पुट कर सकूं, और ये सेम टू सेम चीज मैं y के लिए भी पुट कर सकता हूं। तो देखो जैसे मैंने x के लिए यहाँ पे पुट कर दिया, वापस x के लिए मैंने पुट कर दिया 45 माइनस वाई, और y आपका मल्टीप्लाई में चल ही रहा था, और ये माइनस का 2 to 5 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, और ये प्लस होकर के हो गया 2 3 4। अब आपकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरीके से बन गई, और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जब अपन सोल्व करेंगे तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है वो आपका लास्ट में क्या आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आएगा 39 और 6। इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो है इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब अपन करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसका कितना आएगा, क्योंकि इसका फॉर्मेट जो वो कैसा हो गया, इसका फॉर्मेट हो गया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां से मैं आपको एग्जैक्टली क्या चीजें बताना चाहता हूं कि आपको पर्टिकुलर उस इक्वेशन पे वैल्यूज पुट करना और उसके बाद में उसकी मैथमेटिकल जो भी सॉल्यूशन होती है वो सारी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और ये चीजें आप कितने कम टाइम पीरियड के अंदर कर पाओगे, क्योंकि मेनली वहां पे क्राइटेरिया क्या है कि क्वेश्चन सही करने से बहुत ज्यादा जरूरी है कि टाइम पे सही करना, क्योंकि वहां पे आपको टाइम लिमिटेशंस है। तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में रखनी है कि इस तरीके के जो सवाल आते हैं इनके लिए आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इनके लिए आपको बढ़िया एक टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ती है कि आप ये टेस्ट सीरीज सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप अटेंड करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन जो है या ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। तो हम जो है अचीवर्स एकेडमी में इस कोर्स को करवाने के बाद में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे जहां पे ये सारी तरीके की चीजें जो है वो आपको डिटेल में डिस्कस करी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन और आपके सामने डिस्कशन के लिए रखा गया है, और ये आपका क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड। देखिए किसी पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज में बॉर्डर को BORDER को कैसे कोड किया जाएगा, 579649। मतलब अगर मैं इसको मेंशन करूं पूरा BORDER
तो बी को क्या कोड किया है 5, ओ को क्या कोड किया है 7, आर को क्या कोड किया है 9, डी को क्या क्या कोड किया है 6 और ई को क्या कोड किया है 4 और ऐसे ही आर को क्या कोड किया है 9। वैसे इनका कोई भी ऐसे सेंस नहीं है। रीजनिंग के अंदर क्या होती है, चीजें आपको इस तरीके से अलग करके या फिर कैसे भी करके कोडिंग करके या स्क्वायर करके कैसे भी करके आपको अरेंज करके दे सकता है वो, और वो आपसे किसी भी तरीके की चीजें वापस पूछ सकता है, और उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में सिर्फ आपसे ऑर्डर का पूछा है। तो सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए 79469, ऑप्शन नंबर बी 79649, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, अच्छे से देखना आप। ऑप्शन नंबर सी 76949 और ऑप्शन नंबर डी 79667। अब अगर स्टार्टिंग में अपन देखेंगे तो अपने को थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, अगर आपने ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा, जबकि आप इस पर्टिकुलर BORDER में से बी को अगर हटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या है ORDER, जिसको अपन नॉर्मली ऑर्डर पढ़ते हैं। तो वो ही सारी चीजें जो है हमारी कोडिंग के अंदर यहाँ पे बच जाएगी। और ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके कॉमन सेंस का है, एग्जैक्टली टेक्निकल कैलकुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाने की जरूरत है कि ये चीज ऐसे कोड करी गई है तो दूसरी चीज कैसे कोड करी जाएगी। तो बी को हमने 5 लिखना है, लेकिन बी की हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो हमारी कोडिंग में हमारे नंबर्स क्या बच गए 79649। इस ऑप्शन को अपन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो ये चीज आपको स्पेसिफाइड तरीके से थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि कैसे करके इनको कोडिंग वगैरह करी गई है, और टेक्निकल चीजें इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आई होप यहां तक आपको कोई सी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात आती है कि ये जो भी आपने टेस्ट वगैरह बताए, सर आपने फर्स्ट में बताया कि ए में 13, उसके अलावा बी में आपके 20 लैंग्वेज होते हैं, उसके अलावा जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसके अंदर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, फिर आपके जनरल टेस्ट होते हैं। तो एक बच्चा जब फॉर्म भरने जाएगा या ऑनलाइन जैसे वो फॉर्म फिल करेगा तो उसको कितने टेस्ट भरने पड़ेंगे, मतलब अपने उस फॉर्म के अंदर वो कितने टेस्टों के लिए अप्लाई करे कि उसका उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाए। तो इसके लिए एनटीए ने साफ अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज बताई है कि ये आपके टोटल कितने आप टेस्ट फिल कर सकते हो, टोटल 10 टेस्ट फिल कर सकते हो। ये मैक्सिमम की लिमिट बता रहा हूं आपको कि 10 टेस्ट आप फिल कर सकते हो। 10 से मतलब ये नहीं है कि आपको 10 ही करने, आप 2 करना चाहो तो भी कर सकते हो, आप 5 करना चाहो तो भी कर सकते हो, और वो सारा स्ट्रक्चर जो वगैरह जो है ये आपकी खुद की प्रेफरेंस के हिसाब से होगा। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो जिस यूनिवर्सिटी में आपके थ्रू चूज किए गए कोर्स में सिर्फ एक टेस्ट से ही काम हो सकता है तो आप एक भी फिल कर सकते हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। इन्होंने मैक्सिमम के लिए लिमिट डाली है कि 10 है। पिछली बार की मैक्सिमम की लिमिट 9 थी, इसको अब की बार इन्होंने बढ़ा करके 10 कर दिया है। ये चीज थोड़ी सी अपने को ध्यान में रखनी है। पहले पिछली बार आपके जो पेपर हैं वो 2 शिफ्ट में हुआ करते थे, और अब की बार इस शिफ्ट को भी इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज करके एक्स्ट्रा कर दिया है कि ये सारा का सारा पेपर जो है वो 3 शिफ्ट में होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक आपके जनरल नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं कि पिछली बार करीबन 450 के नियरेस्ट में एनटीए के सेंटर अलॉट किए गए थे, और थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी उसमें सेंटर वगैरह के एलोकेशन में या एडमिट कार्ड के रिलीजेशन में। अब की बार इन्होंने ये सारी चीजें जो है वो एकदम से एनहांस करके चेंज कर दी है कि पहले जो 450 आपके सेंटर थे अब इन्होंने इनको बढ़ा करके कितना कर दिया, करीबन नेशनल लेवल पे 1000 सेंटर कर दिए। मतलब आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, 1000 सेंटर हमारे कर दिए गए हैं। और शिफ्ट जो पहले 2 हुआ करती थी हमारी, अब उस शिफ्ट को भी बढ़ा करके इन्होंने क्या कर दिया, 3 शिफ्ट में कर दिया। और पहले जो 9 सब्जेक्ट हम चूज कर सकते थे अब हम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मतलब एक कैंडिडेट अगर चाहता है किसी भी पर्टिकुलर एक फॉर्म के अंदर 10 टेस्ट का देना तो वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसकी 3 शिफ्ट के हिसाब से उसको अलग अलग जो एडमिट कार्ड उसका रिलीज होगा उसके अंदर सारी चीजें मिल जाएगी। तो आई होप यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जो हमारी मैक्सिमम टेस्ट की लिमिट है वो भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और उसके अलावा आपके शिफ्ट जो है वो भी आपके इंक्रीज हो गए हैं। तो यहाँ पे आई होप कि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात ये आती है कि हम जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का हमारा एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में हमें पेपर कहाँ दे करके आना पड़ेगा। जैसे बाकी सारे कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में होता है कि जहां पर भी आपको पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये पेपर कंडक्ट करवा रहा है, हमारे यहाँ पे कौन कंडक्ट करवा रहा है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो एनटीए पेपर आपका कंडक्ट करवा रहा है वो आपसे फॉर्म फिलिंग करते टाइम 2 सिटी जो प्रेफरेंस लिस्ट में मांगता है। नॉर्मली जैसे मैं अगर राजस्थान से बिलोंग करता हूं तो राजस्थान स्टेट के जो 2 सिटीज हैं वो नॉर्मली या फिर किसी भी अदर जगह जहां पर भी मैं टेस्ट देना चाहता हूं वो उनको मैं अपनी मर्जी से डाल सकता हूं। जैसे मान लो मैं राजस्थान में बीकानेर पहले डाल देता हूं, या 2 नंबर पे मैं जयपुर डाल सकता हूं, या कहीं और का भी जो डालना चाहूं तो डाल सकता हूं। तो एनटीए की सबसे पहली प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि उस पर्टिकुलर जगह पे ही आपको क्या कर दिया जाए, आपका सेंटर अलॉट कर दिया जाए।
और अगर किसी अदर रीजन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से या किसी भी रीजन से अगर वहां पे अलाउड नहीं हो सकता है या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो ज्यादा है, तो हो सकता है कि उसके पास वाले शहर में या किसी दूसरे शहर में आपको सेंटर जो है वो अलॉट किया जाए। उनकी पहली प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि जो दो आपने सेंटर चूज करें जिन पर्टिकुलर सिटीज में, वो जो आपके नियरेस्ट हैं, जो कुछ भी है, वहीं पे आपको सेंटर अलॉट किया जाए। और अगर वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाता है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरी जगह पे सेंटर अलॉट किया जाए। तो ये चीज उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के अंदर साफ शब्दों में लिखी है कि अप्लाई करते टाइम कैंडिडेट जो है वो क्या कर सकता है, कोई भी दो जो है सिटीज को चूज कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद में एफर्ट्स ये करे जाएंगे कि उनको उस पर्टिकुलर सिटीज के अंदर ही मिला जाए। लेकिन अगर हो सकता है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत आए तो एनटीए कहीं दूसरी जगह उनको अलॉट करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात आती है कि हमारा पेपर कब होने वाला है, हमारा पेपर कब होगा। हम ये सारे फॉर्म फिलिंग जो कर रहे हैं, अब फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड भी मैं आपको स्पेसिफाइड जो चीज मुझे बतानी है कि आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म वो अभी स्टार्ट है। और ऑनलाइन फॉर्म जो है उसकी लास्ट डेट जो है, उसकी लास्ट डेट क्या है, 12 मार्च। उसकी लास्ट डेट क्या है, 12 मार्च। जिस तरीके के रीजंस वगैरह में लग रहा है कि सीयूटी ने, जैसे पिछली बार भी एनटीए ने इस डेट को एक्सटेंड किया था, हो सकता है कि अब की बार भी एक्सटेंड करे, लेकिन अपने को ऐसा नहीं मानना है। अपने को यही मानना है कि ये जो पर्टिकुलर डेट जो है ये इतनी ही रहेगी। मतलब अपने पास में 2-3 दिन मैक्सिमम टाइम बचा है। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं फिल करा है उनके लिए ये है कि आप जितना ज्यादा जल्दी हो सके उस फॉर्म को फिल कर लो, क्योंकि नॉर्मली लास्ट डेट वाले दिन में थोड़ी सी साइट में दिक्कत रहती है। तो अब आप देख लीजिए कि आपका पेपर होने कब वाला है। आप जब ये फॉर्म फिल कर देंगे तो आपका एग्जामिनेशन कब होगा, ये इन्होंने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर साफ शब्दों में बता रखा है कि आपके एग्जाम जो है ये कब से कब होंगे। ये करीबन 21 मई से चालू होंगे, ये उन्होंने बताया। अब वो 21 के जगह 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये करीबन आपके जून के फर्स्ट वीक में, मतलब करीबन 7 से 8 तक ये आपके एग्जाम्स वो खत्म हो जाएंगे। मतलब अभी आपके जैसे ही बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम से करीबन आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा। अप्रैल आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा और मई जो है वो आपको मिलेगा, जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह जो कुछ भी है वो कर सकते हो। आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। और आपके स्लॉट जो है 3 शिफ्ट होने वाली है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली। जो 3 शिफ्ट है इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टाइमिंग वगैरह है, ये एनटीए आपको थोड़े दिनों बाद में ऑफिशियल पब्लिक नोटिस के थ्रू अनाउंस करके सारी चीजें बता देगा। तो ये चीज जो इस पर्टिकुलर स्लाइड से हमने को अच्छे से समझनी है कि 21 में हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इसके जस्ट बाद में आपके पेपर होंगे। तो हमें आपके पूरे के पूरे अप्रैल के जो भी दिन है और उसके अलावा मई के जो भी दिन है 20 वही काउंट करने हैं, क्योंकि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको सारी की सारी अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। ये चीज आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब आती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिस पर्टिकुलर सीयूटी के बारे में हम पूरी की पूरी डिस्कशन करने वाले हैं या कर चुके हैं, वो जो है उसका लास्ट डेट, उसकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट क्या है, 12 मार्च। 12 मार्च के बाद में, या फिर जैसे लग रहा है सीयूटी के नॉर्मली नोटिफिकेशन वगैरह में रहता है एनटीए में कि डेट थोड़ी एक्सटेंड होती है, हो सके कि इसमें भी डेट एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अभी अपने को ऐसा मानना नहीं है। ये फॉर्म आपके 9 फरवरी को चालू हुए थे और ये 12 मार्च तक आपके चलेंगे। उसके बाद में जैसे एनटीए का नॉर्मल प्रोसेसिंग होता है, आप नीट यूजी वगैरह में भी देखोगे, यूजीसी नेट वगैरह में देखोगे, आपको करेक्शन वगैरह करने के लिए भी टाइम मिलता है। तो ये भी इन्होंने साफ शब्दों में बता रखा कि 15 से 18 मार्च आपको करेक्शन वगैरह सारा सिस्टम जो है वो अवेलेबल होगा। आपका एग्जामिनेशन कौन सी सिटी में होने वाला है, एडमिट कार्ड की बात नहीं चल रही यहाँ पे, कौन सी सिटी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आपको 30 अप्रैल को पता लग जाएगा। ये चीज एनटीए अपने ऑफिशियल नोटिस में 30 अप्रैल को ही फाइनल करके बता देगा कि कौन से बच्चे का कौन से शहर में एग्जाम होने वाला है। और आपके एडमिट कार्ड जो है वो 2nd वीक ऑफ मई, मतलब 15 मई के आसपास में आपको रिलीज कर दिए जाएंगे। और जैसे हमने बताया आपको कि 21 मई से आपके जो है वो एग्जाम चालू होंगे और जो भी इनके रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स वगैरह, आंसर की वगैरह, ये सारे जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अनाउंस किए जाएंगे वो सारी चीजें आपको बता दी गई है। उसके बाद में निकल करके आती है कि ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे सिलेबस, सारी चीजें जो है हम कहाँ से देखें, कौन सी जो साइट है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। सीयूटी के लिए गवर्नमेंट ने अलग से साइट जो है वो लॉन्च करी है, CUET समर्थ करके। उसके अलावा अगर आप एनटीए की ऑफिशियल साइट पे भी जाओगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि हमारी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो है वो एकदम नजदीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम हमें ये करना है कि हमें फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म फिलिंग में हमने बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी चीजें यही है। फॉर्म फिल करने के बाद ही आप एग्जाम की तरफ बढ़ पाओगे। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको CUET के बारे में पूरा बताया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कि इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू आप
देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या देश के जो भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर एडमिशन ले सकते हो एक टेस्ट के थ्रू। ये टेस्ट का क्राइटेरिया जो है मैंने आपको बताया कि ये MCQ बेसिस टेस्ट होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करवाती है। शेड्यूल जो मैंने आपको इसका सिस्टमेटिक बताया उसके अंदर ये था कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी सब्जेक्ट के क्राइटेरियाज बांटेंगे, जिसमें फर्स्ट में A और B जो लैंग्वेज का है, उसके अलावा B सेकंड पार्ट जो आपका है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है, थर्ड पार्ट जो आपका है वो जनरल टेस्ट होता है। वो सारे हमने देखे हैं। उसके बाद में हमने देखा कि हमारा एडमिट कार्ड वगैरह कब रिलीज हो जाएगा, तो वो 30 अप्रैल के आसपास आपको सिटी बता देंगे और सेकंड वीक में के अंदर आपको क्या बता देंगे, ये बता देंगे कि आपका जो पर्टिकुलर एग्जाम है वो कौन से टाइम पे कौन से जगह पे होने वाला है। उसके बाद में बात आती है कि हम कौन कौन से सेक्टर वगैरह जो ले सकते हैं, वो आप फॉर्म फिलिंग के टाइम कर सकते हो। मैक्सिमम आप टोटल 10 टेस्ट जो इसके अंदर फिल कर सकते हो और उसके अलावा मिनिमम के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, आप 1 भरो 2 भरो 3 भरो, वो आपकी टोटल मर्जी के ऊपर होता है। 3 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। वो सारी चीजें पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन ने डिटेल में डिस्कशन कर ली है। उसके अलावा CUT रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, तो आप इनडायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अगर विजिट करोगे आपको तो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। अचीवर्स एकेडमी इसके सारे के सारे बेस जो है वो लगाने वाला है, जिसमें जनरल टेस्ट आपको पूरा सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा और आपको लैंग्वेज जो है वो पूरा तैयार करवाया जाएगा। उसके अंदर आपका सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद में इसके डाउट सेशन जो है वो रखे जाएंगे और एक टेस्ट सीरीज आपकी सिस्टमेटिक तरीके से होगी। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है इसके अंदर कि MCQ क्वेश्चंस करने की बच्चों को प्रैक्टिस होती ही नहीं है, क्योंकि वो उनको डिस्क्रिप्टिव सारी करने की आदत होती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हमें MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। आई होप कि आपके आज की वीडियो में किसी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉर्ट आउट कर दी जाएगी। और उसके अलावा आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखें, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।